जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क के लिए सबसे बेस्ट पेपर है और आज जो आपके सामने में देख रहे हैं पूरे 50 क्वेश्चन का पेपर है। तो आज इस क्लास को पूरा देखिए और एनालाइज करिए कि 50 क्वेश्चन कैसे आप कितना इसमें से कर पाते हो और हूबहू आप एग्जाम में सेम लेवल का ऐसे ही पूछा जाएगा। इस बात का 100% गारंटी है, इससे आपका लेवल ऊपर नहीं जाने वाला है। यानी समझ लीजिए आपका ये पेपर है, आपका एग्जाम पेपर है, तो इस पेपर को आज पूरा करें। और ये मैंने काफ़ी दिनों के बाद मैंने पूरे 50 प्रश्नों का पेपर लाया है, जो कि आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे सर पूरा पेपर लाइए। आज मैंने ला दिया है और जो भी लेटेस्ट पैटर्न का एग्जाम है वही आपके सामने में है। बाद बाकी आपको एक चीज रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर अगर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और क्लास अच्छा लगे तभी आप लाइक करना, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बस आपकी सक्सेस के लिए। और लग रहा है कि आपका इंग्लिश वीक है तो आप हमारा 1+ डिफेंस एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जिस पर कि आर्मी क्लर्क इंग्लिश का क्लास चलता है, आप उसे ज्वाइन कर लेना। और अगर आपके पास कोई ई बुक चाहिए आपको मॉडल पर इंग्लिश का कंप्यूटर का, तो आप मुझे 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, और मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने में कि 4 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। यानी कि 4 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। क्या अंशु जैन सेनपा है, या डिंकी डोलमा है, या लखपा शेरपा है, या मालवज पूर्णा है। तो 4 ऑप्शन में से अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से कौन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी नहीं गया है। यानी कौन सा इसमें जो है आपका बुक है जो कि ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद बोलिए या फिर प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं ये। तो 4 आपका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो आपका आंसर है। देखिए पहला है गबन, गोदान, मानसरोवर और गाइड। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ आंसर करेक्ट है, जो कि ये प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा गया है। यानी कौन कौन सा लिखा गया है, तो गबन, गोदान और मानसरोवर जो है आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ठीक है, और आज जो आपका लाइक का टारगेट है 1000 लाइक का टारगेट है। आज 1000 लाइक का टारगेट है, तो सभी लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद बाकी हम लोग क्लास आपके लिए लाते रहते हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, भारत में सबसे पहले जजिया टैक्स किसने लगाया था। भारत में सबसे पहले जजिया टैक्स किसने लगाया था। आपका सामने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता ही होना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, मोहम्मद बिन कासिम और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 4 ऑप्शन में से आपका आंसर क्या है, इस क्वेश्चन में आप लोग गलत नहीं करिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज इसका जो आंसर हो जाएगा, सबसे पहले जो लाया गया था ये लाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा लाया गया था। बाद में 16वीं शताब्दी में ये अकबर के द्वारा हटा दिया गया था इसको। ठीक है, अकबर के द्वारा इसको हटा दिया गया था। बाद में औरंगजेब 17वीं शताब्दी में इसको फिर से लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे है चीन की राजधानी क्या है। चीन की राजधानी क्या है, क्या सैंटियागो है, बीजिंग है, हवाना है, या कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बस मेरे आंसर करने से पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा कितना आपका सही हो रहा है। और क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को आप जरूर लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसा लगा आपको। ठीक है, आगे है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ यानी कि आसियान यानी कि एशियन जिसे हम लोग कहते हैं का मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ पर आसियान जो है आप इस नाम से भी जानते हैं आप लोग, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ऑप्शन है पहला जकार्ता है, बीजिंग है, न्यूयॉर्क है और दा नांगो है। तो यहाँ बताइए क्या आपका आंसर है। अगर आपका आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर ए है यानी कि जकार्ता है, तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, जो कि इंडोनेशिया का कैपिटल है ये जकार्ता। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है, जकार्ता है। आगे है गैस्ट्रिक रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस में पाया जाने वाला एसिड कौन सा है, कौन सा अम्ल पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस में। क्या हाइड्रोक्लोराइड एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है, या सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर एसिटिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यहाँ पर आपका आंसर। अगर आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल 100% आपका सही है। अगर नहीं पता है तो आप नोट जरूर कर लेना, इस तरह क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावनाएं हैं एग्जाम में आपके।
आगे है जल का भारी धातु प्रदूषण किसके कारण होता है? जल का भारी धातु प्रदूषण किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है एसिड पौधे, पेंट्स, या फिर करी जलना यानी कि वुड लकड़ी का जलना, या फिर घरेलू सीवेज यानी घर से जो कूड़ा कचरा निकलता है उससे। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी है, जो कि पेंट्स है। पेंट्स क्या होता है? जल का भारी धातु प्रदूषण इसके कारण से होता है, ऑप्शन नंबर बी से होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट का मुख्य घटक है? कौन सा इसमें जो है जो सीमेंट का मुख्य घटक है? पहला है चूना पत्थर, जिसे कहते हैं लाइमस्टोन कहते हैं, सिलिका क्ले यानी कि सिलिका क्ले, जिप्सम, या फिर राख। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बेस्ट आंसर है। अगर आपको लग रहा है कि मैं क्लास थोड़ा फास्ट में करा रहा हूं तो अभी आंसर करने से पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर अपना आंसर चेक कर लीजिएगा, फिर वीडियो को प्ले करिएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपके सामने में है, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको, क्वेश्चन ज़्यादा आपको कवर करने हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे है बल और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बल और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? क्या काम कहा जाता है, पावर, ऊर्जा, या फिर गति? क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पावर यानी कि शक्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, आहार में यानी हम लोग भोजन में नमक का उपयोग क्यों करते हैं? नमक का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? क्या खाना पकाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, या स्वाद में वृद्धि के लिए, या पाचन के लिए आवश्यक हाइड्रोक्लोरिक एसिड में थोड़ी मात्रा का उत्पादन करने के लिए, या फिर पानी में खाद्य कणों की घुलनशील को कम करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर अगर आपका आंसर बी है, अगर यानी पाचन के लिए आवश्यक हाइड्रोक्लोरिक एसिड में थोड़ी मात्रा उत्पादन करने के लिए, तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका है कंप्यूटर का क्वेश्चन, यहाँ पर देख रहे हैं मिल रहा है यहाँ पर, ये कौन सा सॉफ्टवेयर फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी नहीं है? यानी कि फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर कौन सा इसमें से नहीं है? क्या 7-zip, WinRAR, या फिर WinZip, या फिर कंप्रेस? आप देखेंगे ये तीनों जो है ये फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि अगर मेरा फाइल बहुत ज़्यादा MB का होता है, बहुत ज़्यादा साइज का होता है, तो इसे कंप्रेस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेस कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है यानी कि CTR यानी कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कीज जो होता है उसे की को क्या कहा जाता है? क्या उसे मॉडिफायर कहा जाता है, फंक्शन कहा जाता है, अल्फान्यूमेरिक, या फिर एडजस्टमेंट कहा जाता है? अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो आपका आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। MS वर्ड का उदाहरण है। MS वर्ड जो है किस चीज का उदाहरण है? क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, या ए प्रोसेसिंग डिवाइस है, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर एक इनपुट डिवाइस है? MS वर्ड जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो आपका आंसर यहाँ पर बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप एग्जाम में इसका उम्मीद है अच्छा जरूर करेंगे आप। आगे है इंटरनेट शब्दावली में IP का अर्थ क्या है? IP का क्या अर्थ है? देखिए, इंटरनेट प्रोवाइडर, या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोड्यूसर, या फिर इंटरनेट प्रोसेसर। अगर आपका इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी है तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो इस क्लास को आज पूरा देखते रहें, इसमें इंग्लिश में मैंने इंक्लूड करा है। ठीक है, आगे देख लीजिए, वर्कशीट पर कॉलम और रो को इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? यानी कि वर्क एक्सेल का जब फाइल होता है जब ओपन करते हैं तो ऐसे आप देखने को मिलता होगा, जहां पर ये जो मिलता है रो और कॉलम जो मिलता है उसको क्या कहा जाता है? क्या उसे कॉलम कहा जाता है, वैल्यू एड्रेस, या फिर सेल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आप डी जो है आपका यहाँ आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जहां पर इस सेल को क्या कहते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं हम लोग। ठीक है, इस बॉक्स को क्या कहते हैं हम लोग? सेल कहते हैं एक्सेल में। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका मैथ का क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। मैं सॉल्व करने से पहले आप लोग आंसर कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना होगा ऐसे क्वेश्चन में, पहले आपको यहां सॉल्व करना होगा। आप देखिए ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और रूट अंडर में कितना रहेगा? 248 प्लस में 8 हो जाएगा, यानी 256 यहाँ हो जाएगा रूट अंडर में। जब इसको बाहर करोगे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है, एक आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि यदि इसके प्रत्येक भुजा में 20% की कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? ठीक है, देखिए अब आयत में 2 भुजा होती है, एक होता है लंबाई, एक होता है चौड़ाई। अगर देखिए इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि करता है ना यहाँ प्रत्येक भुजा में। तो लंबाई में बढ़ाएगा तो 20%, फिर चौड़ाई में बढ़ाएगा तो 20%, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस तो है ना यहाँ पर प्लस,
20 20 गुना कर दीजिए और बटा में 100 कर दीजिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता है कि 20% कम कर दिया किया जाता है लंबाई में यहाँ माइनस कर देते हैं, और यहाँ पर चौड़ाई बढ़ाता है तो प्लस करते हैं, और यहाँ प्लस और माइनस यहाँ क्या आता है, माइनस यहाँ आ जाता है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। 0 0 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 20 20 40 प्लस में 2 2 ना 4, यानी कि 44% क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। अगर यहाँ आपका आंसर अगर माइनस में होता तो क्षेत्रफल में उतने % की कमी हो जाती। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या है। साहिल ने साधारण ब्याज पर 5% प्रति वर्ष की दर से 6 वर्षों के लिए ऋण लिया। यदि भुगतान किया गया कुल ब्याज इतना है तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है। अब देख लीजिए एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन में 100 होता है, यानी कि साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुना में दर गुना में समय बटा में 100 होता है। यहाँ पर आपको क्या मिला है, आपको 1230 दिया गया है, आपको मूलधन नहीं दिया है तो मूलधन को छोड़ दीजिए, R दिया है 5 और रेट दिया है कितना 6 दिया है, बटा में 100 कर लीजिए। इसको आप ऐसा कर सकते हैं, क्वेश्चन बटा में 1 कर सकते हैं, इसको इन दोनों गुना कर लीजिए, इन दोनों गुना कर लीजिए, इन दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा, P इंटू में 5 इंटू 6 बराबर में 1230 गुना में 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर काट लीजिए, कटने वाला है यहाँ पर, तो देखिए 56 से 30 हो जाएगा यहाँ पर गुना करने पर। अब 30 से काट दीजिए इसको, 0 0 कट जाएगा। अब काटेंगे 3 जगह 12 3 1 3 41 गुना में 100 हो जाएगा, 4100 क्या हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ये आपका क्या है, मूलधन है, प्रिंसिपल है। ये फार्मूला बस इतना ही है। इसको आप ऐसा भी कर सकते हो आप, यानी कि आप P बराबर में क्या कर सकते हो, SI इंटू में 100 अपॉन में RT यानी कि रेट और टाइम कर सकते हो। ये भी फार्मूला डायरेक्टली फार्मूला है, उसी को मैंने बस एक्सप्लेन नहीं करा, मैंने मतलब डिवाइड नहीं करा है, बस फार्मूला इस पर भी आप बिठा सकते हो। इस तरह से आप रेट का भी फार्मूला निकाल सकते हो और टाइम का भी फार्मूला निकाल सकते हो आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है। एक आदमी धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नाव चला सकता है। शांत जल में आदमी की गति और धारा की दर यानी कि धारा के वेग कितना है, आपको ये पता करना है। तो याद कर लीजिए, शांत जल में आदमी का गति जो होता है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, यानी कि इसको ऐसा कर सकते हो, धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल प्लस में प्रतिकूल चाल, यहाँ राइटिंग थोड़ा देख लीजिएगा, बटा में 2 होता है। ये है शांत जल में आदमी की चाल, निकालेंगे फार्मूला। तो शांत जल में आदमी की चाल कितना हो जाएगा, अनुकूल दिया है 20 और प्रतिकूल दिया है 10, यानी कि 20 प्लस में 10 बटा में 2, यानी अब देखो 30 बटा में 2 हो गया, काट कितना हो जाएगा 15, यानी कि धारा के अनुकूल चाल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब 5 निकालेंगे लिए क्या करेंगे आप, 5 निकालने के लिए आप ये कर सकते हो इसमें। अब देखिए शांत धारा की चाल निकालने के क्या करते हैं हम लोग, तो देखिए अनुकूल चाल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर धारा की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, अनुकूल चाल माइनस में प्रतिकूल चाल बटा में 2 करेंगे। यहाँ माइनस यहाँ होता है, बस इतना अंतर होता है। यहाँ पर 20 माइनस में 10 बटा में 2, यानी 10 बटा में 2, यानी कि काट के कितना हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 15 और 5। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और पहले से ही आपको पता होगा। ठीक है, आगे है 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकता है, यानी ए पाइप जो है 20 मिनट में और बी पाइप जो है 30 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ उपयोग किया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है, अब दोनों मिलकर काम करने वाला है, वही है टाइम एंड वर्क और पाइप एंड रजिस्टर, यानी कि पाइप वाला क्वेश्चन जो होता है बिल्कुल कंसेप्ट सेम ही होता है। अगर मान लिया जाए दोनों मिलकर काम करेगा तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे आप, 20 गुना में 30 बटा में 20 प्लस में 30, जब दोनों मिलकर काम करेगा तो, यानी कि 20 गुना में 30 बटा में कितना हो जाएगा 50, 0 0 कट जाएगा, 5 चौका 20 यानी 4 तिया 12 मिनट क्या हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस क्वेश्चन बनाने के लिए आप एक तरीका ये भी होता है कि 1/20 कर दो प्लस में 1/30 कर दो, जो आंसर निकलेगा उसको आप पलटा देना है यहाँ पर, तो वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। वैसे भी इस क्वेश्चन कैसे बनाओगे, अगर मान लीजिए 1 मिनट में कितना काम करेगा 1/20, बी जो है 1 मिनट में कितना काम करेगा 1/30, ये दिया गया है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा 20 तिया 60 और 30 दूना में 60, 2 यहाँ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 5 बटा में कितना 60 हो जाएगा, यानी उसको आप उल्टाना है मुझे, तो 60 बटा में 5 कर दो, काट कितना जाएगा 12 हो जाएगा, तभी आपका आंसर। जो आपको तरीका अच्छा लगे वो तरीका बना सकते हो। इसका एक और तरीका है एलसीएम का, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यही तरीका आपको काफ़ी है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आगे है
ए अनुपात बी दो बराबर में 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर में 4:3 है। तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यानी देखो आप इस क्वेश्चन कैसे बनाओ, ए बी और बी अनुपात सी, यानी ए बी कितना दिया गया है 2:3 और ये 4:3। अब देखो 4 दूना में 8 हो जाएगा, यानी कि देखो ऐसे गुना करो, पहले इस दोनों गुना करो, फिर इसको गुना करो, फिर इसको गुना करो, यानी 4 दूना में 8 अनुपात 4 तिया में 12 अनुपात में 3 तिया 9। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर दिया गया है ए में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है। एक घड़ी 1140 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 5% की हानि होती है, तो 5% लाभ अर्जित करने के लिए घड़ी को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे आप देखिए, तो 100 माइनस में लॉस प्रतिशत बटा में 100 बराबर में 100 प्लस में प्रॉफिट प्रतिशत बटा में 100 नहीं करेंगे, यहाँ करो सेलिंग प्राइस, क्या करो सेलिंग प्राइस, क्या कर दो यहाँ सेलिंग प्राइस, यहाँ भी क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ये फॉर्मूला आपका है। ठीक है, अब 100 माइनस लॉस परसेंट, लॉस कितना हुआ 5 हुआ था ना 5% के ना, तो 5% यानी कि 95 हो जाएगा, 95 बटा में 100 नहीं, यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस आपका यहाँ पर ना 1140, मैं यहाँ इसको कर देता हूँ। ठीक है, 95 बटा में 1140 बराबर में अब 100 प्लस में लाभ प्रतिशत 5% की लाभ होती है ना यहाँ पर, तो 105 बटा में कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस होगा, पता नहीं है आपको, यहाँ पर वही आपको पूछ रहा है, तो यहाँ पर x मान लीजिए इसको आप, अब उसको सॉल्व कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर सॉल्व करने के लिए आप जो भी तरीका अपनाओ, जैसे अपनाओ वो तरीका सही रहेगा। यहाँ पर देखो 19 पंचे 95 और 19 पंचे 95 और 5 से काट दो 21 पंचे 105। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए 19 चौका 19 छक्के 114 यानी कि 60 ये हो जाएगा, यानी कि अब x बराबर में कितना हो जाएगा, इन दोनों गुना करना पड़ेगा मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो x बराबर में कितना हो जाएगा 1 छक्के 126 यानी कि 1260 क्या हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ये। ठीक है, आगे है, इसको आपको पता करना है वैल्यू। ठीक है, आपको घातांक करने से क्वेश्चन है आपका ये, यानी 256 के पावर में कितना है 5 बटा में 4 है आपका पावर में। अब यहाँ किसको क्या कर लीजिए, 4 के पावर में कितना करेंगे आप 4 करेंगे, यानी कि 4 होगा 16, 4 के पावर में क्या कर दो 4 कर दो, और पावर में कितना हो जाएगा 5 बटा में 4, यानी 4 के पावर में 4 करोगे 256 होता है यहाँ पर ना। अब देखो इस पावर को जब बाहर निकालोगे, 4 के जब बाहर निकालोगे तो बाहर में क्या हो जाएगा, इन दोनों में गुना हो जाएगा, इससे और इससे गुना हो जाएगा, 4 गुना 5 बटा में 4, 4 कट जाएगा, यानी कि 4 के पावर में 5, 4 के पावर में 5 गुना करके कितना आएगा आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये दिया गया है बी में दिया गया है। आपका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि 4 को जब 5 बार गुना करोगे तो 1024 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है। 15 वर्ष बाद राजू की आयु 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु की 5 गुनी होगी, राजू की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखिए राजू की वर्तमान आयु में मैं मान लेता हूँ एक्स है, एक्स क्या है उसका प्रेजेंट एज है, क्या है प्रेजेंट एज है। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर रहा है कि x से 15 वर्ष के बाद है ना, यहाँ पर x प्लस 15 मैंने कर दिया, तो क्या हो रहा है जब 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व, यानी कि अभी कितना आयु है इसका x है, तो 5 वर्ष पूर्व जाएंगे यानी पहले जाएंगे, तो मुझे 5 माइनस करना पड़ेगा, उसकी आयु की 5 गुनी होगी ना। अब 5 वर्ष पूर्व की आयु का 5 गुना, ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। क्लियर, अब क्वेश्चन देख लीजिए समझ लीजिए, अभी से क्या है 15 वर्ष बाद जो है 5 वर्ष पहले का 5 गुना है ना, दोनों बराबर आयु हो जाएगी, तो x प्लस में 15 इसको सॉल्व कर लो, वही हो जाएगा आपका आंसर, यानी 5x माइनस में 25। क्लियर है हो रहा है ना यहाँ पर। अब देखो इसको क्या कर लो, x को एक जगह कर लो, x यहाँ प्लस में इस तरफ लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, और दोनों घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x। अब इसको मुझे इस तरफ करना पड़ेगा, यानी मुझे जोड़ना पड़ेगा उसको 25 में, अब 15 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 40 हो जाएगा। अब x काट दो 40 से 10 हो जाएगा, 10 होगा 40, x बराबर कितना हो गया 10, x आपने क्या बना था प्रेजेंट एज वर्तमान आयु, आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ आंसर है। ठीक है, आगे है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जब संख्या 7 गुना में से संख्या के 7 गुना में से 15 घटाया जाता है तो परिणामी संख्या के दोगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है। मैं संख्या मान लेता हूं x, संख्या मैंने क्या मान लिया x मान लिया, संख्या का 7 गुना यानी कि 7x में से 15 मैंने घटा दिया, तो आंसर मेरा कितना आ रहा है, परिणाम कितना आ रहा है मुझे, संख्या के दोगुना यानी 2x, दोगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है, 10 अधिक प्राप्त होता है, यही आपका आंसर है। अब x की वैल्यू यहाँ निकाल लो, इसको इस तरफ करोगे कितना हो जाएगा 7x में से 2x घट जाएगा तो 5x। अब इसको मुझे इस तरफ करना पड़ेगा मुझे, अब माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, यानी 10 और 15 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 पंचे 25, यानी कि आपका आंसर x बराबर में 5 आ गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है।
क्लियर। इस तरह मैंने 25 क्वेश्चन करवाया है। अब आगे है आपका इंग्लिश का सेक्शन है, तो इंग्लिश पर आ जाइए। इंग्लिश में आपका ये पैसेज है, वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्लास में पैसेज का डिटेल नहीं आपको नहीं करवा रहा हूँ, बस आंसर करवा रहा हूँ। पैसेज पढ़ के अपना आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अगली क्लास में इसको बस पैसेज का क्लास लेके आऊँगा, ठीक है। अब देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपका ये है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज कर लेना, पैसेज को पढ़ लेना, फिर उसके बाद इसको आंसर करना आप लोग, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूं आज का पैसेज का आंसर देना, ठीक है। उसके बाद पैसेज के अलावा जो क्वेश्चन है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे है 28 में है, ए पर्सन हु बिलोंग्स टू, यानी कि ऑप्शन नंबर 28 का नोट कर लीजिए आंसर सी। 29 का आंसर हो जाएगा बी। 30 का आंसर हो जाएगा आपके सामने में है सी, यानी कि मैंने तीनों का आंसर मैंने दे दिया आपको। और पांचों क्वेश्चन का एक पैसेज आपके सामने में और है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बस मैं इसका आंसर बता रहा हूं, ठीक है। देखिए पहला का आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अब दूसरा का जो क्वेश्चन का आंसर है ये आपका इसका भी डी है, ठीक है। अब आगे लिखिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर डी है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का, क्योंकि आपको बना के आपको आंसर देने हैं आपको, ठीक है। और आपका 34 का भी आंसर क्या है, डी है। और 35 लास्ट क्वेश्चन इसका पैसेज का है, इसका भी आंसर क्या है, डी है, ठीक है। यानी इसमें सभी का आंसर क्या है, डी है। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा तो मैं बता दूंगा। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36 पर। ये क्वेश्चन आपका PQRS का क्वेश्चन है, क्या है, PQRS का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए आप, ठीक है। अब देखिए मैं बता रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए, PQRS को सॉल्व करके आप इसको अरेंजमेंट करना आपको। देखिए जनरली क्या है, यंगस्टर्स इन द सिटीज, कोई सेंस नहीं बनेगा आपको, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। आपको मेन जो लगे, आपको स्टार्टिंग का जो सेंटेंस लगे उससे ले लो आप लोग। देखो द इफेक्ट हो सकता है ऑफ द सिनेमा नहीं होगा, ऑन द स्कूल नहीं होगा, यानी कि आप क्यू से स्टार्ट होने वाला बेस्ट यहाँ पॉसिबल लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्यू से ही स्टार्ट होगा, लेकिन क्यू आपका बेस्ट पॉसिबल लग रहा है, मैं यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। क्यू से, यानी क्यू से स्टार्ट मैं करूंगा तो या तो आपका आंसर बी होगा या तो आपका आंसर सी होगा। आपको भी ऐसे ही करने हैं, आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। देखिए क्या है, द इफेक्ट ऑफ द सिनेमा, द इफेक्ट ऑफ द सिनेमा बिल्कुल सही है क्यू से। अब आई क्या है, और क्यू के बाद आर लेना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल सही है लग रहा है, क्योंकि द इफेक्ट ऑन द स्कूल, ये आपका सेंस नहीं लग रहा है यहाँ पर। द इफेक्ट ऑफ द सिनेमाज, आपके क्यू के बाद आर, क्यू के बाद देखो इसमें आर में दिया गया है, बी में दिया गया है, तो मैंने आर ले लिया बिल्कुल। उसके बाद एस देखता हूँ मैच करता है कि नहीं करता है। तो वैसे आपके बाद तो आपके पास तो आपका देखिए आंसर मेरा मैच कर गया, क्यों, देखियो क्यू के बाद मुझे इसमें अगर मैं ऑप्शन में सी अगर आंसर होता है, क्यू के बाद मुझे पी लेना पड़ेगा। द इफेक्ट ऑफ यंगस्टर्स इन द सिटीज, जो आपका सेंटेंस का कोई भी ग्रामेटिकल सही नहीं है, आपका आंसर तो वैसे ही क्यों सी कट रहा है। आप यहाँ भी आंसर कर सकते हो बिना आगे पढ़े हुए, यहाँ से करके आप निकल सकते हो। लेकिन इसको मैं समझा देता हूँ, इसका मैं मीनिंग बता देता हूँ। क्या है, क्यू के बाद द इफेक्ट ऑफ द सिनेमा, उसके बाद एस लेना पड़ेगा, ऑन द स्कूल, द इफेक्ट ऑफ द सिनेमा ऑन द स्कूल एंड कॉलेज इज वेरी बैड यंगस्टर इन द सिटीज। मैच कर गया ना यहाँ पे, उसका सिनेमा जो है का असर जो है, इफेक्ट जो है स्कूल और कॉलेज में क्या है, उसे यंगस्टर पर क्या हो रहा है, बुरा असर पड़ रहा है, क्या है उस सिटी और कोई भी सिटी में और कोई भी विलेज में कोई दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है आपका आंसर है। आगे है आई हैव नॉट कम टू कंप्लेन ही सेड, सेंटेंस आपका पी से स्टार्ट हो सकता है। इवन इफ इट मीन्स यहाँ आपका स्टार्टिंग नहीं होगा, बट द बॉय आपका यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगा, एंड द एडमिट यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर पी, यानी कि पी वाला से स्टार्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और डी में दिया गया है। अब ढूंढिए, अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा तो मुझे पी के बाद मुझे क्या लेना पड़ेगा, क्यू लेना पड़ेगा। अब देख लीजिए पी के बाद क्यू मैच कर रहा है क्या मेरा, आई हैव नॉट कम टू कंप्लेन ही सेड इवन इट मीन्स सम ह्यूमिलिएशन। देखिए आपका लग रहा है कि आपका आंसर यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, आपका आंसर हो सकता है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर कि आपका आंसर मान लीजिए अगर हो जाएगा आपका, अगर ए 37 का आपका आंसर ये होगा, तो पी के बाद मुझे क्यू मैच करके उसके बाद मुझे आर ही मैच करना चाहिए। लेकिन आप देख लीजिए आई हैव नॉट कम टू कंप्लेन ही सेड, या तो आप क्यू से स्टार्ट कर लो या फिर उसके बाद आर ले लो। तो दोनों में देख लो क्या है, आई ही सेड इवन इफ इट मीन्स सम ह्यूमिलिएशन,
मे भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद मैं आर मैं चेक कर लेता हूँ आर होगा कि नहीं होगा। ही सेड बट द बॉय मस्ट लर्न टू बी ऑनेस्ट। देखिए वो तो आया था कंप्लेन करने के लिए, लेकिन उसने कहा, उसने क्या कहा, बट द बॉय मस्ट लर्न टू बी ऑनेस्ट। क्या है, लड़के को क्या होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, ये सीखना चाहिए, मतलब ऑनेस्ट होना चाहिए। देखिए ये भी मेरा मैच कर रहा है। उसके बाद मैं क्यों ले लूँ, उसके बाद क्यों लेके देता हूँ, इवन इट मीन्स सम ह्यूमिलिएशन। देखिए यहाँ भी मैं मैच कर गया, लेकिन इसके बाद मुझे पी के बाद मुझे आर जब लेना पड़ेगा तो क्या मैच करेगा मेरा। देखिए यहाँ पर इवन इट मीन्स ह्यूमिलिएशन बट द बॉय मस्ट लर्न टू बी ऑनेस्ट। देख लो क्वेश्चन नंबर आपका इसमें जो है आपका पूरा मैच नहीं कर रहा है, क्यों के बाद आर, तो आपका आंसर क्या बच रहा है आपका डी देने के लिए। अब डी देके पूरा मैच कर लेना है, यहाँ पर आपका आंसर मैच कर जाएंगे 37 का। ठीक है, अब एक सामने क्वेश्चन आप चेक कर लीजिएगा अपना इसका। मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने में लेकर आता हूं। क्या है, अपियर इन द एग्जामिनेशन, सेंटेंस आपका यहां से स्टार्ट नहीं होगा। मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम द ऑल ओवर इंडिया, आपका सेंटेंस यहां से स्टार्ट हो सकता है, यानी क्यू से। आगे देखता हूं, बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप सेंटेंस आपका यहां से स्टार्ट नहीं होगा। विच आर हेल्ड, क्या हेल्ड किया जा रहा है, क्या हो रहा है, ये भी आप सेंटेंस आपका स्टार्ट नहीं होगा यहाँ से, यानी क्यू से आपका स्टार्ट हो सकता है। तो क्यू वाला 1 2 3 या 3 ऑप्शन में दिया गया है। अब आगे देखते हैं, मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया अपियर इन द एग्जामिनेशन, आपका लग रहा है हो जाएगा। ऑल ओवर इंडिया बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये होगा नहीं। ठीक है, ठीक है। और विच आर हेल्ड, देखिए ऑल ओवर इंडिया विच आर हेल्ड, ये भी नहीं होगा, यानी कि क्यू के बाद मुझे पी लेना पड़ेगा। क्यू के बाद पी बस किस में दिया है, ए में दिया है या फिर सी में दिया गया है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी कट गया, आपका आंसर नहीं होगा। अब क्यू के बाद पी दोनों में दिया गया है। अब क्या है कि ऑल ओवर इंडिया अपियर इन द एग्जामिनेशन, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं पूरे इंडिया से एग्जामिनेशन में देने आते हैं, देते हैं। विच आर हेल्ड ऑल ओवर इंडिया बेसिस, जिसको क्या पूरा इंडिया बेसिस पर कराया जाता है। आपका पी के बाद एस मैच कर जाएगा, मैच कर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपका आर दिया, इसमें आर क्या मैच करेगा पी के बाद। देखिए यहाँ पर एग्जामिनेशन बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आपका यहाँ मैच नहीं करेगा। तो क्या बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑल ओवर इंडिया होता है वो ना, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं किस तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ देख लीजिए। मैं ऑप्शन मैंने ले लिया एक जो मुझे हिंट लगा, उसके बाद मैं ऑप्शन से ही मेरा मैच करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 39 में देख लीजिए क्या है। 39 में क्या है कि आपको एरर पता करना है। राहुल इज ऑफन कमिंग टू मी ऑन संडेज, नो एरर। अब राहुल क्या है, राहुल इज कमिंग, राहुल इज ऑफन कमिंग, ये नहीं होता है, अक्सर आता रहता है, अक्सर आते हैं। ये शो करने के लिए आप लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस का यूज करते हो, उसमें इज आराम तो नहीं आता उसमें, यानी कि जब ऑफन आ गया, अक्सर आते रहता है, उसका हैबिट है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगा। यानी कि राहुल कम्स, क्या हो जाएगा, राहुल कम्स टू, या राहुल ऑफन कम, अब ऐसा कर लो, ऑफन दिया गया तो राहुल ऑफन कम्स हो जाएगा, इज कमिंग नहीं होगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है ये। ठीक है, इसलिए आपका एरर किस में आ जाएगा, पार्ट नंबर ए में एरर है। आगे है, शीला जस्ट कंप्लीटेड द लेटर देन, नो एरर। आपको देखिए इसमें एरर क्या है, जस्ट कंप्लीट क्या है ना, इसलिए आपका एरर में क्या हो जाएगा, ए में हो जाएगा, शीला आप हैड कर दो, क्या कर दो, शीला हैड कर दो। क्यों हैड कर दो, कि इसने कंप्लीट कर लिया, अभी अभी कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, जस्ट कंप्लीटेड नहीं होगा, आपका पास्ट इंडिपेंडेंट नहीं होगा। पास्ट इंडिपेंडेंट क्या होता है कि हैबिट दिखाने के लिए क्या आता है ना, अभी लेटर लिखना तुरंत बंद किया है, खत्म किया है, शीला हैड जस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आपका एरर मिल गया आपका। ठीक है, आगे है, ये भी आपका एरर क्वेश्चन है। इफ यू हैड सीन यस्टरडेज क्रिकेट आई एम श्योर यू वुड हैव एंजॉयड सीइंग आवर टीम बैट या बैटिंग, नो एरर। अब देखिए कहाँ भी एरर मिल रहा है आपको, यहाँ इसमें एरर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें एरर नहीं है। इफ यू हैड सीन यस्टरडे क्रिकेट, अगर आपने कल जो मैच हुआ था वो आपने देखा होता तो मुझे विश्वास है, आई एम श्योर यू वुड हैव एंजॉयड, आप बहुत इंजॉय करते हैं ये देखकर, हमारी टीम को देखकर। ठीक है, आपका इसमें नो एरर है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर आंसर है। आगे है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आपको या तो इसमें आर्टिकल हो सकते हैं, प्रीपोजिशन हो सकते हैं, या कोई वर्ड हो सकता है। I wish to become
आई सर्जन, तो क्या हो जाएगा, आई विश टू बिकम एन आई सर्जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पर आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आपका आंसर इसमें से भी सही होगा। आगे है ही फेल एंड वाज टेकन टू हॉस्पिटल, वो गिर गया और उसको कहाँ ले गया, हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल कहाँ ले गया, कोई खास हॉस्पिटल ले गया होगा, इसलिए आपको क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, क्योंकि उसको तो ले गया हॉस्पिटल, कोई खास हॉस्पिटल ले गया होगा, इसलिए यहाँ पर द हो जाएगा, पार्टिकुलर सेंस ले रहा है आपका हॉस्पिटल का। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर है। आगे है हाउ मच वेट कैन एंट कैरी, कितना वो वेट वजन ढो सकता है। एंट क्या हो जाएगा, हाउ मच वेट कैन एन एंट कैरी। क्लियर समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर वोवेल यहाँ पर है, वोवेल साउंड भी ले रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर आंसर है। आगे है क्वेश्चन आपका, इसमें आप प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आपका ये, ठीक है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आई एम फैमिलियर हिज फैमिली, इसमें क्या हो जाएगा, फैमिलियर विथ होता है, क्या होता है, फैमिलियर विथ, मैं उसके फैमिली से क्या हूँ, फैमिलियर हूँ, बहुत अच्छा मिलनसार हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है आपका यहाँ पर आंसर। आगे है रोड इज सेफ, ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने में है, नाइदर रोड इज सेफ, नॉट रोड इज सेफ, नो रोड इज सेफ, या आइदर रोड इज सेफ। इसमें क्या हो जाएगा, नाइदर रोड इज सेफ, कोई भी दोनों में से कोई जो सड़क है वो सेफ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बेस्ट आंसर है, ठीक है। आगे है द टीचर ऑर्डर्ड सुरेश टू लीव द रूम एंड हिम टू रिटर्न, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप यहाँ पर कौन सा वर्ड लेगा, यहाँ पर स्टॉप हिम टू रिटर्न, स्टॉप हिम टू रिटर्न, देखिए इसको रूम से बाहर जाने के लिए कहा है, इसको स्टॉप तो नहीं करेगा ना, रिफ्यूज भी नहीं करेगा, फॉरबिड करेगा कि आप तुम वापस मत आना, क्या हो जाएगा, फॉरबिड करेगा। यहाँ पे देखिए फॉरबिड का क्या है, फॉरबिडन होता है ना, ये फिर ये चीज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि फॉरबिड हो जाएगा, चैलेंज तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। आगे है चूज द वर्ड नियरेस्ट मीनिंग टू एम्बिशन, एम्बिशन का एम्बिशन में क्या लक्ष्य होता है, जो हम लोग चाहते हैं, करना चाहते हैं, जो मुझे पसंद होता है वो क्या होता है, एम्बिशन होता है, ठीक है। इसके लिए जो 4 ऑप्शन में से आपका बेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिजायर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। आगे है फाइंड द सुटेबल वर्ड्स, चूज द वर्ड जेनिथ। अब जेनिथ के लिए क्या है, सुटेबल वर्ड ढूंढना है आपको, मीनिंगफुल, आपको उसका मीनिंग जो ले ले। देखिए मिडिल होगा नहीं, अंडर होगा नहीं, पिनैकल हो जाएगा आपका आंसर, क्या होता है, शीर्ष होता है, शिखर होता है, टॉप होता है, ठीक है, जेनिथ होता है। ऑप्शन नंबर ये दिया गया है सी में, ठीक है। आगे है लास्ट क्वेश्चन, आपको इसको अपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम पता करना है आपको, टिमिड का। टिमिड मतलब क्या, डरपोक होता है, इसका क्या हो जाएगा, ब्रेव हो जाएगा एंटोनिम में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर है। इस तरह से मैंने 50 क्वेश्चन कराया है, आपको रिव्यू करना है, आपको क्लास कैसा लगा, इस तरह क्लास लाने चाहिए या नहीं लाने चाहिए, अपना कमेंट जरूर देना आप लोग, ठीक है। और कमेंट में बस सजेशन कर सकते हो, ठीक है, तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, इतना रिक्वेस्ट है, और क्लास को एक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। बाद बाकी आर्मी क्लर्क का इंग्लिश क्लास अभी चल रहा है, जिसमें कि अभी आपको इतने सारे क्लासेस हो गए हैं, उस क्लासेस को भी आप देख लेंगे तभी आप सक्सेस कर जाओगे, आप एग्जाम पास कर जाओगे। काफ़ी सारे क्लासेस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसेज सब मैंने करवा दिया है, कॉमन जो है बेस्ट बेस्ट मैंने करवा दिया है, तो वो सभी क्लास कर लेना आप लोग, ठीक है। और लाइव तो क्लास चलता ही है। बाद बाकी अभी जो क्लास का फ़ी है मात्र 500 है, नेक्स्ट बैच जब बनेगा फी बढ़ेगा, फी में भी हो सकता है दोगुना भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए क्लास अभी ज्वाइन कर लो, आपके लिए बेनिफिट है। आप कहीं भी क्लास करो तब भी मैं बोलूँगा कि क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। आप OnePlus डिफेंस अकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन है, उस पर क्लास चलता है, उसको डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, इसका लिंक भी मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप इंग्लिश का बुक लेना है, मॉडल पर लेना है, सारा मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में। अगर तभी कोई प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर लेना। और पेमेंट करने के लिए जो नंबर है, अगर आप पेमेंट करते हो मुझे बुक के लिए या क्लास के लिए किसी चीज़ के लिए, तो आप मुझे 8210718211 पे पेमेंट करना है। कभी भी इस नंबर पर पेमेंट मत करिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद,